ये दिवाली समृद्धि वाली, ये है हमारी थीम। और अब हमारे साथ इस थीम पर बातचीत करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार जुड़े हैं। आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईएम अहमदाबाद से एमबीए करने वाले एन जयकुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में अच्छी पकड़ रखते हैं। एन जयकुमार सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं और काफ़ी मार्केट वेटरन्स उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आइए समझते हैं उनसे कि अगली दिवाली तक के लिए किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जेक्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको और आपके दर्शकों को भी हार्दिक एज दे से ऑल द वेल्थ, ऑल द गुड विशेस। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साल रहेगा। और जैसे माहौल बैठ रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लिया जाए तो ये साल काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। ओके, साल काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। जेक्स, आपने कल एक म्यूज़िकल नाइट होस्ट की थी और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो मैं इससे पहले मार्केट की बात करूं, कोई एक गाना है जो आपके दिमाग में आता है जो इस समय की मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पर फिट बैठता हो? और अगर आप 2 लाइन गाना चाहें तो। मैं यही बोल सकता हूँ कि जो मार्केट जितना करीब लोगों के होना चाहिए, हाँ, तो ये गाना शायद उस भावना को बिल्कुल। अच्छा व्यक्त करेगा कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो मार्केट अगर पल पल दिल के पास रहे और एक एज आई सेड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच अगर हम लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इनके लिए अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आपने इतनी शानदार तरीके से शो की शुरुआत की, तो कुछ बात करते हैं कुछ बड़ी थीम्स की। पिछली बार जब आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे, आपने एक बहुत क्लियर कट अप्रोच ली थी फार्मा पर। करेक्ट। मुझे अच्छे से याद है। और वैसे आप नॉर्मली स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा पिक्स में से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी चले हैं राइट। फार्मास्यूटिकल्स में। एक एग्जांपल है औरोबिंदो फार्मा फॉर एग्जांपल। तो अब इस समय ये क्यों इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं और यहाँ से आगे क्या क्या हमारे व्यूअर्स यहाँ से भी एक फार्मा पोर्टफोलियो में पैसा बनाएंगे? तो इसका मैं एक बिल्कुल सिंपल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विदाउट गोइंग इनटू टू मच थीसिस। जैसे यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो स्पेशली जो ये फार्मास्यूटिकल पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के जो भाव बढ़ रहे हैं, तो वेदर इट्स इंश्योरेंस कंपनीज और अदरवाइज देर इज़ अ बिग मूव। मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि जेनेरिक्स की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जेनेरिक्स के भाव 10%, 5% होते हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो बहुत बड़ा मूव जो जेनेरिक्स में लास्ट 3-4 साल से देखा गया था कि भाव बहुत घट गए थे इनके, और जो जेनेरिक्स के जो डिमांड था वो भी थोड़ा घट सा गया था। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो वहाँ 3-4 बड़ी जेनेरिक्स की कंपनियाँ बंद हो गई बिकॉज ऑफ देयर ओन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स। उसके कारण जो इंडियन जेनेरिक्स सप्लायर्स हैं, जिसमें आपने औरोबिंदो का नाम लिया, और मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये पोर्टफोलियो में मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है, तो वो डिस्क्लोजर मैं एक देना चाहता हूँ। औरोबिंदो जैसा स्टॉक या 3-4 अदर जो जेनेरिक्स प्लेयर्स हैं, इन्होंने ये देखा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में इनका कमोडिटी के प्राइस प्रेशर्स जो थे वो काफ़ी घट गए हैं। मतलब देयर इज़ नो फर्दर प्रेशर कि भाव घटा जाए। इनफैक्ट पहली बार आप ही के चैनल में मेरे हिसाब से यूएस एफडीए के कमिश्नर ने इंटरव्यू दिया था कि यूएस में बहुत जगहों में ये देख रहे हैं कि ड्रग्स के शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो ड्रग शॉर्टेजेस प्लस प्राइसिंग के कारण, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी पीएलआई के कारण दे आर बेनिफिटेड, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। जैसे इस पीएलआई स्कीम के दौरान गवर्नमेंट ने क्रिटिकल इनपुट्स इन कंपनियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं। तो उसके कारण प्लस जेनेरिक्स का जो डिमांड है, इन सब चीज़ों के कारण बिजनेस लेवल काफ़ी तेज है। लेकिन देयर इज़ वन मोर दिस थिंग, जो वेटेज फार्मा का रहा है इंडेक्स में,
आज के दिन भी 4.5% है, जो कि फार्मा इज़ अराउंड द ईयर स्टोरी, इसमें कोई रिसेशन का मतलब इशू है ही नहीं। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि पोर्टफोलियोज़ में, म्यूचुअल फंड्स में और बहुत सारे जो हम लोग AIFs वगैरह देख रहे हैं, किसी में भी फार्मा का कोई एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है। तो अंडर ओन्ड है, अंडर वैल्यूड है, डिमांड है, और US जेनेरिक्स काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तेज़ी में है। यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये अंडर ओन्ड है, मतलब बड़ी रैली के बावजूद? क्योंकि फार्मा ऐसा स्पेस है जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत सारी कंपनियों में 40-50% से ऊपर है, उसके कारण फ्लोट भी इतना रही है, तो प्राइस इम्पैक्ट आया है। लेकिन बहुत लोगों ने ट्रेडिंग के तौर ट्रेडिंग का ओरिएंटेशन लिया है, किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट उतना किया नहीं है। आप अभी भी कमेंट्री देख लो, फार्मा में किसी का कोई इतना तेजी का रुख बैठ नहीं रहा है। ओके, और कौन सी बड़ी थीम्स हैं इस समय जो आप बुलिश हैं जिन पर जेक्स? सेकंड बिग थीम मैं ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया में है। मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा अप्रोच लेते हैं। मीडिया एक कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है, कंपेटिटिव है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं लोगों के पास, एंड यूजुअली इट इज सीन दैट मीडिया ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर गेट्स इवन मोर प्रोमिनेंस। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कंज्यूमर कंपनीज के PE 60, 70, 80 चलते हैं, मीडिया कंपनी के PE एट बेस्ट मिडलिंग डबल डिजिट्स में है, 15, 18, 15, 18 के आसपास। नंबर थ्री, इसमें भी वही प्राइस कंपेटिटिवनेस है, इसमें भी वही डोमिनेंस 3-4 ग्रुप्स का ही रह गया क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर आप देखोगे, आपका एक ग्रुप है जो ये चैनल ओन करता है, एंड देयर आर 1 or 2 अदर ग्रुप्स जो लिस्टेड है। इसमें जिस तरह कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के पीज होते हैं, इंटरनेशनली मीडिया कंपनीज कोट द सेम वे, लेकिन इंडिया में फॉर वॉट एवर रीजन दैट इज नॉट द केस। प्लस इनके बैलेंस शीट सब सुधर गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जीरो डेट कंपनीज। तो बैलेंस शीट सुधरे हैं, कंज्यूमर फेसिंग है, ग्रोथ है इन, और सारा OTT का जो प्रेशर था, प्राइसिंग प्रेशर बोल लो, व्यूअरशिप के ऑप्शंस के प्रेशर्स बोल लो, many of these companies have changed themselves to become more OTT savvy, which is this, the competing with Netflix, Amazon, Prime, etc. And I think the balance sheets are very strong. So if you take these into account, ये again under owned है, undervalued है, इसका तो कोई weightage index में ना के बराबर है। तो ये सब अगर आप देखोगे तो मीडिया like what pharma was 6 months ago, मेरे हिसाब से मीडिया उस रेंज में आज कोट हो रहा है। ओके, चलिए एक बात होगी मीडिया की। स्पेशलिटी केमिकल्स पे कोई व्यू है क्या आपका? जो एक करेक्शन आई उसके बाद अब थोड़े स्टेबल हुए हैं स्टॉक्स यहाँ पर? स्टॉक स्टेबल हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई जो प्राइसिंग है इनका इतना मेरे हिसाब से अभी भी ग्रोथ फैक्टर इन कर रहे हैं। तो आज के दिन अगर कोई स्लाइटली लेस रिस्की पोर्टफोलियो, बिकॉज ये फार्मा कंपनी ये स्पेशलिटी कंपनीज जो हैं इनका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में ऊपर नीचे बहुत होते हैं। सो इन्वेस्टर्स कुड इन दैट सेंस फाइंड दिस डिफ़िकल्ट इन देयर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का थोड़ा एक्सपोजर रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये अभी भी मल्टी ईयर बुल रन जो पहले प्राइस मूवमेंट आ गया, अभी बहुत कुछ फैक्टर करना उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो मेरे हिसाब से मैं इतना बुलिश नहीं हूँ स्पेशलिटी केमिकल्स में। ओके, अच्छा, एक प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ, एक आपका व्यू टाटा मोटर्स पर बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है, बहुत बुलिश रहा है। यहाँ पर पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी शानदार लग रहे थे और JLR की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन क्या अब ये स्टॉक कंसेंसस ओवरवेट हो चुका है या फिर अभी भी यहाँ पर जगह आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में 2-3 चीज़ें साफ नज़र आई हैं कि उन्होंने अपना जो डेट है काफ़ी कम किया है, एंड एक ज़ीरो डेट पोजीशन में दे हैव ऑलरेडी गिवन अ गाइडेंस कि कैसे मूव करेंगे। नंबर 2, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, आई थिंक EVs में भी और इसमें इनका एक डोमिनेंस सा बन रहा है, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर दैट विल बी अ बिग स्टोरी अलॉन्ग विथ जो JLR का स्टोरी है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। लेकिन क्यों इतना टाइम लगा उसको? क्योंकि JLR के प्रॉब्लम्स जो थे, एक तो है JLR बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, और उस स्टॉक का जो इम्पैक्ट JLR के कारण है
काफ़ी ज़्यादा है। तो चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो उस कारण इसको उतना मूवमेंट नहीं मिला है जितना उसके कंपीटिंग ऑटो कंपनीज में मिला है। लेकिन इफ़ यू से टेक द इंडियन पार्ट, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट में स्प्लिट दीज टू, जिस तरह डीवीआर को मर्ज किया था वो मेन स्टॉक से, तो ऐसा कुछ करके अगर ये दो प्लेस हो सकते हैं बोथ डेट फ्री, आई थिंक वो फ़ायदेमंद हो सकता है। बट इन द करंट फॉर्म मेरे हिसाब से 20-25% बढ़ेगा, बट इतनी बड़ी तेजी आएगी ऐसा मेरे को जो ऑलरेडी आ चुकी है काफ़ी एक लेवल है, तक। ओके जेक्स, एक पीएसयूज में आपने सब बहुत पहले एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था। मुझे याद है उस समय जब हम पीएसयूज की बात नहीं करते थे, तब तो मैं शायद सीएनबीसी टीवी 18 में हुआ करता था, लेकिन तब आपने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया था। वहाँ से हमने एक मैसिव री रेटिंग देखी है पीएसयूज में। इसका क्या कारण रहा और क्या अब भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो एक तो है कि पीएसयूज का एक बास्केट टाइप अगर व्यू हम लोग ले रहे थे कि पूरा बास्केट खरीद लो, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि Exactly. गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हावी थे उस सेक्टर पे। आज के दिन मेरे हिसाब से पीएसयूज की री रेटिंग हुई है। अब इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे लास्ट 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैज़ बीन हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल। नाउ उस सेक्टर में गवर्नमेंट उसका सबसे बड़ा चैंपियन है, बड़ा शेयर होल्डर भी है, उनके लिए ऑर्डर्स भी देता है। उनका बिजनेस कंप्लीटली मतलब एक जिस तरह बोलते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया बिल्कुल, मतलब जैसे पहले जो था और आज के दिन कोई यू कांट इवन कंपेयर द टू। तो ऐसा कोई मेरे को स्पेस नज़र नहीं आता है। लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है आज के दिन पावर स्पेस में, सो सम ऑफ द पावर यूटिलिटीज़ या सम ऑफ द पावर फाइनेंस कंपनीज could be very interesting place. That is one. They're also going at मेरे हिसाब से 4, 5, 6 की पी में जा रहे हैं, जो दो चार बड़े पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। मतलब मिडलिंग सिंगल डिजिट से हाई सिंगल डिजिट्स के बेसिस में। लेकिन जो सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है एज अ सेक्टर, इट इज़ बीन इन पीएसयू बैंक्स, जिसमें जो अगर लूजली कहा जाता तो पहले की जो गंदगी थी सारा उन्होंने निकाल दिया, गंदगी से साथ ऑलमोस्ट डबल अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड करके रख दिया है। आज के दिन इनफैक्ट एवरी क्वार्टर उनको एडिशनल कोई फ़ायदा ही होता है, क्योंकि राइट बैक्स का प्लस रिटेल का जो ध्यान जो फोकस दे रहे हैं वो इट इज़ एज गुड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन आज के दिन भी मैं देख रहा हूँ कि सम ऑफ द बिग पीएसयू बैंक्स आर कोटिंग एट जस्ट बिलो बुक वैल्यू, और आज के दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कोटिंग एट 2.5-3 टाइम्स इवन टुडे। तो अभी भी मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक एज अ थीम अगर आप सेक्टर लोगे तो सेक्टर में तेज़ी मेरे को बहुत नज़र आ रही है। अदर देन दैट इंडिविजुअल स्पेसेस में देखना चाहिए एंड पावर फाइनेंस कंपनीज विच आई टॉक्ड अबाउट। ओके, पावर फाइनेंस कंपनीज बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें जो स्पेस सबसे ज़्यादा इस समय ओपिनियन डिवाइड करती है वो है लार्ज कैप आईटी, क्योंकि मिड कैप आईटी में तो हमने बड़ी रैली देखी है। लार्ज कैप आईटी में अभी भी नंबर्स को लेकर थोड़े से डाउट्स हैं। हालांकि स्टॉक्स गिरना बंद हो गए थे और कई स्टॉक्स ने तो रैली भी दी है। यहाँ पर क्या भी बन रहा है अब आपका? बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट एक फैक्टर पे निर्भर है, विच इज़ द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड डिसरप्टिव, मतलब जो लिटरली बिजनेस को तोड़ फोड़ करे। तो या तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या बहुत बड़ा कुछ कंपनियों को हानि पहुंचा सकता है। आज के दिन आप देखते हो पहली बार कि बेंच स्ट्रेंथ वगैरह जो मतलब इनके जो एक्सेस एम्प्लॉयज़ थे जो बेंच स्ट्रेंथ कहलाते थे, मेनी पीपल आर नॉट रिक्रूटिंग अ फ्रेश, बेंच स्ट्रेंथ को लाइटन अप कर रहे हैं ये लोग। तो यानी कि आज के दिन क्योंकि ग्रोथ कम हुई है, लार्ज कैप आईटी इज लुकिंग एट कॉस्ट कटिंग। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ शुड आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल अनक्लियर। आज के दिन भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है किस स्पेस में कितना वो हानिकारक रहेगा या कितना फ़ायदेमंद रहेगा कंपनियों के लिए। यदि उसका अनुमान लगाया जा सकता है वो अगले फ्यू क्वार्टर्स में होगा। इसी कारण मेरे हिसाब से एटलीस्ट इवन द बिग आईटी कंपनीज जो कैश रिच हैं यूएस में, वो भी थोड़ा एक लेवल में जाके तो करेक्शंस हो रहे हैं हर स्टॉक में। तो थोड़ा सा इसमें मैं ये बोलूँगा जब इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, तो लार्ज कैप आईटी ना ही देखें तो
मेरे हिसाब से कुछ खोने में नहीं है। ओके, कोई डार्क हॉर्स, कोई समथिंग? एक स्पेस और मैं बात करना चाहता था अगर आपकी इजाज़त हो तो, बिल्कुल, कि विच बिल्कुल। इज़ मेटल्स एंड इंटीग्रेटेड मेटल्स। ओके। तो देर इज़ अ स्पेस विच आई कॉल, जो हम स्टील बोलते हैं या एल्यूमिनियम बोलते हैं, बट जो कंपनियां एंड टू एंड इंटीग्रेटेड हों, यानी कि देव गॉट देयर सप्लाई ऑफ कोल, सप्लाई ऑफ आयरन ओर, और जो नफ़ा मुनाफा इनको 80-85,000 पर टन के बेसिस में जो इनका मुनाफा होता था, मोर अश्योर्ड बेसिस में अभी मुनाफा आज के दिन है, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बहुत कोलैप्स हो चुकी हैं ग्लोबल रिसेशन के कारण। अगर इनपुट प्राइसेस कोलैप्स हो जाती हैं तो आउटपुट प्राइसेस आल्सो कम डाउन, लेकिन जो इनका डिफरेंशियल है यानी मार्जिन में इनका काफ़ी स्टेबिलिटी आया है। तो स्टेबल मार्जिन एंड सम रेजीम वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण डंपिंग ना हो इंडिया में। तो आज के दिन आप देखोगे स्टील में भी 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं जो 80-85% कैपेसिटी है। एक PSU प्लेयर है, 3-4 प्राइवेट सेक्टर हैं। इन सब ने ये कहा है कि कैपेसिटीज़ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कैपेसिटीज़ आर गोइंग अप इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली विथ इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम्स विथ स्टेबल मार्जिन मीन्स हायर पीज एंड बेटर बैलेंस शीट्स। एटलीस्ट 1-2 कंपनियां आप दोगे तो, जो एक कंपनी है जिसका मैं एक मतलब वो एज दे से वो एक हिंट सा देता हूँ कि दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट 4 साल पहले, और वो डिफ़ॉल्ट रेटिंग से आज AAA तक आ गई है। एंड उनका डेट जो 5 टाइम्स EBITDA 6 टाइम्स EBITDA होता था, इट्स डाउन टू 0.7 0.6। तो ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने लास्ट तेजी में डेट रिड्यूस किया है, ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने लास्ट तेजी में और प्लान्स अनाउंस करके वही कैश फ्लो से और डेट से कैपेसिटीज इंक्रीज़ की हैं। तो आई थिंक इसमें वो कंपनियों को मैं देखूंगा जहां डेट कम हो, कैपेसिटीज आर बीइंग इंक्रीज्ड मॉडरेटली, बट जो इंटीग्रेटेड हों। अगर आप देखा जाए तो 1-2 कंपनियां मिलती हैं, और स्पेस इटसेल्फ इज़ क्वाइट चीप। ऑलराइट जेक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और Thank आपको you. फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और आपके दर्शकों को भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।